हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 जियोग्राफी का 10th चैप्टर मानव बस्तियों का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवा लिया था। यदि आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा नगरीय बस्ती। तो अब हम यहाँ पे नगरीय बस्ती पढ़ने वाले हैं। जो वर्तमान समय में अगर देखा जाए विश्व में, तो 54% जो जनसंख्या है वो नगर में निवास कर रही है। वर्तमान में 54% जनसंख्या नगर में निवास कर रही है। अब जैसा कि हमने ग्रामीण बस्तियों को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था, इस तरह से हम नगरीय बस्तियों को भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया था कि हर देश में नगरीय बस्ती की डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे कि भारत में जो नगरीय बस्ती की डेफिनेशन है वो ये है कि वहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र होना चाहिए। वहाँ की जनसंख्या 5,000 से अधिक होनी चाहिए और वहाँ पे जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और 75% जो जनसंख्या वो गैर कृषि कार्य में संलग्न होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसे नगर बनाए। तो हर देश में ना जो आधार है ना वो सेम है। कहने का अर्थ है जैसे भारत में जनसंख्या का आकार रखा है वो रखा हुआ है 5,000। दूसरे देशों में भी जनसंख्या का आकार तो रखा हुआ है, लेकिन उसमें जैसे जरूरी नहीं है कि वो 5,000 ही हो, उससे कम भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ की भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करता है। जैसे भारत की भौगोलिक दिशा कुछ ऐसी है कि वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, तो इस हिसाब से 5,000 रख लिया। लेकिन कोई देश ऐसा भी हो सकता है जिसकी जनसंख्या ऑलरेडी बहुत कम हो और ऊपर से ये 5,000 कर दे, तो इस कारण से ऐसे हो नहीं पाएगा। इस कारण से उनकी जो जनसंख्या का आकार है नगरीय बस्तियों का वो थोड़ा कम रखा गया। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या के आकार में लिखा हुआ है, हर देश का अलग अलग होता है। जैसे कि कोलंबिया में 1,500 व्यक्ति हो गए तो वहाँ पे नगर कहलाने लग जाएगा। अर्जेंटीना में और पुर्तगाल में 2,000 व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2,500 व्यक्ति, भारत में 5,000 का है और जापान में 30,000 का है। साथ में भारत में ये भी कहा हुआ है कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होने चाहिए, यानी जो जनसंख्या घनत्व होना चाहिए वहाँ का वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का होना चाहिए। और जैसे डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है, इनकी जो वहाँ के जो जनसंख्या का स्तर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 250। ये अलग अलग देश का अलग अलग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना में ये होता है कि जैसे भारत की जो व्यावसायिक संरचना ली हुई है वो है 75% जो लोग हैं वो गैर कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए, यानी कृषि के अलावा और कोई कार्य कर रही हो। इस तरह से इटली है उसमें भी ये लिया गया है कि जो 50% लोग हैं वहाँ के वो गैर कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए, यानी आधे लोग तो चाहे कृषि कर रहे हो लेकिन जो बची हुई आधी जनता है नगर की वो कोई और कार्य कर रही हो, कृषि ना कर रही हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रशासन। जैसे कि भारत में किया हुआ है नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र। उसी तरह से जैसे कि ब्राज़ील है या फिर बोलीविया है, उसमें भी ये वाली चीज़ की हुई है कि वहाँ जहाँ प्रशासकीय केंद्र पाया जाएगा हम उसे वहाँ पे नगर कहने लग जाएंगे। उसमें जनसंख्या का आकार नहीं लिया हुआ है। वो ये नहीं कहते कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई हम उसे नगर कहेंगे, वो ये कहते हैं कि जहाँ पे प्रशासकीय केंद्र बन गया हम उसे नगर कहने लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थिति। प्राचीन टाइम में क्या होता था कि जहाँ पे जल उपलब्ध होता था, गृह निर्माण सामग्री होती थी, वहाँ पे क्या होता था नगर मतलब लोग आकर बस जाते थे और नगर बन जाता था, उसका विकास होता रहता था। लेकिन वर्तमान में जल को एक महत्वपूर्ण कारक नहीं माना गया, क्योंकि पाइपलाइन के द्वारा जल हर एक स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। चाहे उसकी भौगोलिक दिशा कैसी हो, पाइपलाइन का उपयोग करके जल वहां तक पहुंचा दिया जाएगा।
इस कारण से दूसरे कारकों को इस पे निर्धारित कर दिया, जैसे कि उद्योग। अगर किसी स्थान पर उद्योग होंगे तो उसके आसपास के क्षेत्र से लोग वहाँ पे रोजगार के लिए आएंगे और वहाँ पे नगर की स्थापना हो जाएगी, वहाँ उसका विकास हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कारक है, यानी स्थिति के कारक है जो नगर को प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पॉइंट, नगरीय क्षेत्र के कार्य। नगरीय क्षेत्र के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि व्यापार, प्रशासन, उद्योग, सुरक्षा, धार्मिक महत्व, वैसे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। लेकिन कोई भी कुछ भी करना चाहता है तो हम यहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे। अब जैसे कि शेफील्ड है, उसे औद्योगिक नगर कहा जाता है। काम उसमें दूसरे भी चाहे हो रहे होंगे, वहाँ पे बाजार भी लग रहा होगा या कुछ और भी हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे जो जिसके लिए जाना जाता है, जिसकी प्रमुखता पाई जाती है, वो है औद्योगिक नगर। लंदन को पत्तन नगर कहा जाता है और चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर कहा जाता है। कि इसके मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रशासकीय नगर। प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर वो होते हैं जिसमें केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालय स्थित होते हैं। जहाँ पर केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालय स्थित होंगे वो क्या कहलाएगा, प्रशासनिक नगर। अब प्रशासनिक नगर के भी इसमें एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे कि दिल्ली, कैनबरा, बीजिंग, अदिस अबा, वाशिंगटन डीसी, लंदन, ये सारी तो है कैपिटल्स। इसके अलावा कुछ राज्य भी है, राज्य के अंदर ऐसे नगर भी स्थित हो सकते हैं जिसे प्रशासनिक नगर कहा जाता है, जहाँ पे केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालय स्थित हो सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर है चेन्नई, तमिलनाडु में है, या फिर विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया में है, अल्बेनी न्यूयॉर्क में है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यापारिक और व्यावसायिक नगर, जहाँ पे व्यापारिक और व्यावसायिक कार्य संपन्न होते हैं जिस नगर में वो ये कहलाएगा। इसके भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि मैनचेस्टर हो गया, लाहौर हो गया, बगदाद, आगरा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर वो होते हैं जो किसी तीर्थ स्थान से कुछ रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे धर्म का महत्व होता है, जैसे कि जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस, ये सारे सांस्कृतिक नगर है, यानी किसी ना किसी धर्म से इनका कनेक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नगर होते हैं जो किसी विशेष काम के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए जाना जाता है मियामी और पणजी। पणजी इंडिया में। फर्स्ट एग्जाम्पल जो इसका दिया हुआ है वो है वर्ल्ड का, और जो सेकंड का दिया हुआ है वो है इंडिया का। हर किसी में यही चीज़ की हुई है। फिर औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर पिट्सबर्ग है और जमशेदपुर है। अब देखो, पिट्सबर्ग को हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इसे जंग का कटोरा कहा जाता है। फिर खनन के लिए कौन सा जाता है, ब्रोकन हिल और धनबाद। परिवहन के लिए सिंगापुर और मुगल सराय। ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट दिया हुआ है नगरीकरण। नगरीकरण का क्या तात्पर्य होता है कि ग्रामीण जनसंख्या का नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवास करना नगरीकरण कहलाता है। अब इसमें यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी हुआ है, एक देश की नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि होना। अर्थ वो ही है कि किसी और क्षेत्र से नगर की ओर जो पलायन होता है, जो प्रवास होता है, उसे नगरीकरण कहा जाता है। फिर आता है हमारा आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। ग्रामीण बस्तियों का भी हमने आकृति के आधार पर उनका वर्गीकरण किया था, कि जैसे वाई आकार के प्रारूप, क्रॉस आकार के प्रारूप, वर्गाकार प्रारूप, ऐसे बहुत सारे हमने किए थे। इसी तरह इसके भी बहुत सारे आकार हो सकते हैं, जैसे रेखीय, वर्गाकार, तारे के आकार का, चंद्राकार, ये बहुत सारे इसके वो हो जाएंगे। जो विकासशील देश है वहाँ पे जो नगर की स्थापना होती है वो ऐसे ही हो जाती है। ऐसे का मतलब है वहाँ पे ना सुनियोजित नहीं होते वहाँ के नगर, कोई पहले की प्लानिंग नहीं की होती कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा। वो मतलब वहाँ पे जनसंख्या आके निवास करने लग जाती है और वो थोड़े टाइम में नगर बन जाता है। लेकिन जो हम अगर विकसित देशों में देखें
तो किसी ना किसी वास्तुकार ने उसकी प्लानिंग की होगी कि इसे यहाँ पे इतने भागों में बांटेंगे, यहाँ पे पार्क होगा, यहाँ पे ये होगा। मतलब हर कोई चीज़ प्लानिंग से किया जाता है वहाँ पे। विकसित देशों में ये चीज़ अधिक पाई जाती है, जबकि विकासशील देशों में ये चीज़ थोड़ी कम पाई जाती है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे चंडीगढ़ है और कैनबरा है, ये दोनों ना सुनियोजित नगर है, यानी पहले इनकी योजना बनाएगी, पहले इनकी प्लानिंग की हुई गई, उसके बाद में यहाँ पे लोग आके रहे। यानी किस तरह से बनाया जाएगा चंडीगढ़, ये सारा पहले से प्लान किया हुआ था, और कैनबरा का भी पहले प्लान किया हुआ था। अब हम कुछ यहाँ पे नगर पढ़ने वाले हैं विश्व के, जैसे कि अदिस अबाब। इसके नाम से पता चलता है कि अदिस का अर्थ होता है नया और अबाब का मतलब होता है पुष्प। यानी अदिस अबाब का जो पूरा मतलब है वो है नया पुष्प। कहने का अर्थ है कि ये एक नवीन नगर है जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। ये इथोपिया की राजधानी है, ध्यान रखिए, ये इथोपिया की राजधानी है। अदिस अबाब में चिकित्सा सुविधा भी अच्छी है, और वहाँ पे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और स्कूल भी है, वो अच्छे स्तर के। इस कारण से वो शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है, और जो इथोपिया के बीच एकदम सेंटर में स्थित है, अदिस अबाब है, वो इथोपिया के एकदम मध्य में स्थित है। इस कारण से वहाँ पे अनेक कार्य और भी ज़्यादा संपन्न होते हैं। फिर आता है कैनबरा। कैनबरा जो है वो अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए एक नगर की योजना बनाई थी। ये आप ध्यान में रखिए, किसने किया था और किस टाइम में इसकी योजना बनाई गई थी। फिर उसके बाद में इन्होंने जो योजना बनाई थी उसमें ना इन्हें 5 भागों में बांटा था, यानी पूरे नगर को 5 केंद्र बनाए थे। हर एक में अलग अलग कार्य संपन्न होता था। इस कारण से उन्होंने इस टाइप की जो बस्तियों का निर्माण किया था। फिर नेक्स्ट आता है नगरीय बस्तियों के प्रकार। हम हर रोज़ सुनते हैं कि किसे नगर कह देते हैं, किसे शहर कहते हैं, किसे मिलियन सिटी कहते हैं। इनका अर्थ क्या होता है ये भी हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे नगर। नगर में क्या होता है कि वो थोड़े गांव से थोड़े ही भिन्न होते हैं, ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं होता। बस वहाँ पे कुछ कार्य की विशेषता पाई जाती है कि वहाँ पे निर्माण कार्य, खुदरा और थोक व्यापार, व्यावसायिक सेवाएं, ये कुछ सेवाएं ऐसी है जो वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। इस कारण से उन्हें नगर कहा जाता है। फिर आता है शहर। शहर जो है, लेविस मामफोर्ड ने शहर की डेफिनेशन दी है कि वास्तव में शहर उच्च और अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। और जो शहर होता है वो नगर से बड़ा होता है थोड़ा, और वहाँ पे नगर से थोड़ा अधिक आर्थिक कार्य किया जाता है। मतलब पैसे से रिलेटेड व्यापार, व्यवसाय, ये वाली चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे की जाती है। और जब शहर की जो जनसंख्या होती है वो 10 लाख या उससे अधिक हो जाती है तो उसे मिलियन सिटी का नाम दे दिया जाता है। अब इस शहर के अंदर ही हमारी एक और डेफिनेशन निकल के आई, जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, मिलियन सिटी कहा जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सन्नगर। सन्नगर शब्द का जो प्रयोग किया था वह पैट्रिक गिडीज ने किया था 1915 में। उन्होंने क्या कहा था, अलग अलग नगर और अलग अलग शहर को आपस में मिला के एक विशाल जो नगरी या विकास में परिवर्तित हो जाएगा वो कहलाएगा सन्नगर। इन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे नगर और बहुत सारे शहर को आपस में मिला दोगे तो वो सन्नगर हो जाएगा, जैसे कि लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो और टोक्यो। फिर आता है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी की हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाएगी उसे कहा जाएगा मिलियन सिटी। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि 1800 में लंदन था मिलियन सिटी। उसके बाद में अब तक बढ़ते ही जा रही है मिलियन सिटी की संख्या। जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है तो इस तरह से शहर की जनसंख्या भी बढ़ेगी, शहर की जनसंख्या बढ़ेगी, और जैसे ही वो 10 लाख से अधिक हो जाएगी तो उसे मिलियन सिटी का नाम दे दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जो मिलियन सिटी है।
फिर आता है विश्व नगरी। विश्व नगरी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेगालोपोलिस, जिसका अर्थ होता है विश्व नगर। इसका जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले किया था जीन गोटमैन ने, 1957 में किया था। इन्होंने क्या कहा था, जैसे कि इसमें इसका जो एक एग्जाम्पल ले लें तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके उत्तर में तो है बोस्टन और दक्षिण में है वाशिंगटन। इसे विश्व नगरी का इसे एग्जाम्पल लिया गया है कि ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आता है मेगा सिटी। मेगा सिटी में क्या होता है? जिसमें नगर और उपनगर की जनसंख्या मिलकर 1 करोड़ से अधिक हो जाती है या 1 करोड़ हो जाती है, उसे मेगा सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी जनसंख्या नगर और उपनगर को मिला के। अब यहाँ पे 2 शब्द का प्रयोग किया हुआ है, नगर और दूसरा है उपनगर। नगर की डेफिनेशन हमने कर ली, लेकिन उपनगर आपको नहीं पता है क्या होता है। इससे पहले हमने देखा था कि उपनगरीकरण में क्या था कि जो जनसंख्या होती है वो नगर के क्षेत्र में निवास करने की बजाय नगर के आसपास में रहने लग जाती है, क्योंकि जहाँ का स्वच्छ वातावरण होता है। जैसे कि यहाँ पे पूरा नगर स्थित है, तो पहले यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या रह रही है, अब जनसंख्या आएगी कहाँ? अब इसके आसपास के क्षेत्र, जैसे यहाँ वाले क्षेत्र में जनसंख्या निवास करने लग जाएगी, क्योंकि इसका वातावरण स्वच्छ होएगा, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाएगी, और इस कारण से इसे उपनगरीकरण कहा गया। और इससे ये डेफिनेशन निकल कर आती है हमारी उपनगर की। उपनगर क्या होता है? जो शहर है, नगर है, उसके पास वाला क्षेत्र, शहर के अंदर नहीं, शहर जहाँ पे ख़त्म होता है उससे समीप का क्षेत्र उपनगर कहलाएगा। इन्होंने बोला है कि नगर और उपनगर की जनसंख्या को मिला देंगे, वो 1 करोड़ हो जाएगी, तो उसे मेगा सिटी के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पे विश्व में मेगा सिटी ये 25 है, वो सारी यहाँ पे जो मेगा सिटी है वो हमें बताई हुई है। इसमें इंडिया की मैं बता दूँ कौन कौन सी है। दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है और चेन्नई है। ये देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई, ये जो 5 है ये यहाँ पे इंडिया में स्थित है। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्या। हम हमेशा देखते हैं कि जो मानव बस्तियां होती हैं, नगर है, शहर है, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं पाई जाती है। जैसे कि वहाँ पे दूषित जल होता है, जिस कारण से और भी समस्या हो सकती है। वहाँ पे कचरा मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, जिस कारण से उसका निस्तारण करना मुश्किल हो जाता है। या फिर कोई और समस्या, जैसे कि वहाँ पे गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है। गंदी बस्तियाँ कौन सी होती है? शहर के आसपास का क्षेत्र जहाँ पे जो श्रमिक होते हैं वो रहते हैं, और वो बस्तियाँ इतनी अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे गंदगी पाई जाती है, वो कहलाती है गंदी बस्तियाँ। गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है, इस कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, लोग बीमार रहने लग जाते हैं। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लगभग हर देश में पाई जाती है नगर के कारण। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक स्वस्थ शहर क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि एक स्वच्छ शहर में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कौन कौन सी सुविधाएं? वहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए और सुरक्षा होनी चाहिए, और वहाँ के निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होंगी। वैसे और भी हो सकती है, तो ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ के निवासियों को उपलब्ध होनी चाहिए, और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, यानी सभी के पास स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे कारक हो गए। फिर इसमें आता है आर्थिक कारक। आर्थिक का समस्या में इसमें क्या दिया हुआ है कि जो नगर होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही होती है, और रोजगार के लिए दूसरी जगहों से भी जनसंख्या और आ जाती है, जिस कारण से पहले से बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है और जनसंख्या आ जाएगी, तो वहाँ पे रहने की समस्या कम हो जाएगी, वहाँ पे जल आपूर्ति कम, मतलब इतने सारे लोगों में
मतलब इतना ज़्यादा आवंटन करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से ये बहुत सारी समस्या हमें देखने को मिलेगी। फिर आता है सामाजिक सांस्कृतिक समस्या। सामाजिक सांस्कृतिक समस्या में क्या होता है, शहर होता है, शहर में कोई मतलब प्रथा वगैरह होगी, फिर सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त होता है कई बार, और वहाँ पे जो गरीब लोग निवास करते हैं उनको शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, और उनका स्वास्थ्य भी निराशाजनक ही होता है, इतना अच्छा नहीं होता। और जो लोग गरीब होते हैं वो अपने बच्चों को या तो श्रम पे भेजना स्टार्ट कर देते हैं, और वो शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं, और ना ही उनका अच्छा स्वास्थ्य होता है, और यहाँ पे बेरोजगारी की भी समस्या पाई जाती है। और फिर आता है पर्यावरण की समस्या। हम हमेशा देखते हैं कि जो जहाँ पे नगर होते हैं वहाँ पे कई स्थानों पर उद्योग भी पाए जाते हैं। जो उद्योग होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जिस कारण से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि और भी समस्या होती है, और व्हीकल चलाने के कारण ध्वनि प्रदूषण भी पाया जाता है। ये ऐसी बहुत सी समस्याएं जो प्रत्येक देश में के नगर में पाई जाती है। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।